अबाउट नेपाल, इफ यू टॉक अबाउट बांग्लादेश और श्रीलंका, बट इतना कुछ बड़ा हमें देखने को नहीं मिला। छोटी मोटी समस्याएं तो चलती रहती हैं भारत देश में। उसी जगह अगर हम बात करें, देयर इज सम अदर हैंड कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, जहां पर स्टेबिलिटी ही नहीं आ पाई है आज तक। लेकिन वो पूरे देश में ऐसा नहीं रहा कि भाई सरकार गिरी हो और इस तरीके की समस्याएं यहां पर क्रिएट हुई हो। मुझे लगता है जब से पाकिस्तान देश आजाद हुआ है तब से वहां पर स्टेबिलिटी नहीं है। वेलकम बैक टू एकाग्र आईएएस एकेडमी। और आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रीजन इज दैट बिकॉज हम देख रहे हैं जिस तरीके से हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, इफ यू टॉक अबाउट नेपाल, इफ यू टॉक अबाउट बांग्लादेश और श्रीलंका, हर जगह पर हमें पूरी तरीके से वहां का जो एक लोकतंत्र हो जाता है वो ध्वस्त देखने को मिलेगा। यानी कि जो डेमोक्रेसी है पूरी तरीके से वो तितर बितर हुई पड़ी है। नेपाल में जनजेड आंदोलन हुआ, बांग्लादेश में क्या हाल हुआ है वो तो आप सभी को पता है। शेख हसीना जी अभी भी दिल्ली में ही मौजूद हैं। श्रीलंका में अब जाकर के सिचुएशन बहुत टाइम बाद ठीक हो पाई है। बट अगर हम सबसे कंपेयर करें तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि इंडिया में अभी तक ऐसी चीज हमें देखने को नहीं मिली है। फ्रॉम द इंडिपेंडेंस एंड टिल नाउ ऐसा हमने कुछ नहीं देखा कि बहुत अलग काइंड ऑफ यहाँ पर आंदोलन चलाया जा रहा हो। ऐसा नहीं है। आपके विद्रोह भड़के हैं, मणिपुर हमने देखा विद्रोह भड़का, लेकिन वो पूरे देश में ऐसा नहीं रहा कि भाई सरकार गिरी हो और इस तरीके की समस्याएं यहां पर क्रिएट हुई हो। छोटी मोटी समस्याएं तो चलती रहती हैं भारत देश में, बट इतना कुछ बड़ा हमें देखने को नहीं मिला। उसी जगह अगर हम बात करें, देयर इज सम अदर हैंड कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, जहां पर स्टेबिलिटी ही नहीं आ पाई है आज तक। मुझे लगता है जब से पाकिस्तान देश आजाद हुआ है तब से वहां पर स्टेबिलिटी नहीं है। सो ये जो पूरा आर्टिकल होने वाला है हमारा इसी टॉपिक पर बेस होने वाला है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि हमारे यहां पर ये चीजें क्यों नहीं हो रही हैं। पॉलिटिकल टर्मोइल फ्रॉम नेपाल टू श्रीलंका, व्हाई इज द वर्ल्ड आस्किंग टू लर्न फ्रॉम इंडियाज डेमोक्रेसी। और ये क्यों कहा जा रहा है कि हमें इंडिया की डेमोक्रेसी से सीखना चाहिए, हमें भारत से सीखना चाहिए कि कैसे भारत देश में स्टेबिलिटी हो। अच्छा, इसके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स हो जाते हैं जिसकी वजह से भी इंडिया में ऐसा नहीं हो पा रहा है। देखो, हमारे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में क्या है, एक तो सबसे ज्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे इंडिया में है। एनीवन हु वांट टू से एनीथिंग ही कैन, अगर उसे कुछ भी कहना है वो कह देगा आसानी से। ठीक है, एक तो ये सबसे बड़ी चीज हो जाती है। सेकेंड, हमने यहाँ पर जितने भी आपके माइनॉरिटीज हैं उनको अपने अपने राइट्स दे रखे हैं। तो यहाँ पर माइनॉरिटीज इस तरीके से नहीं कहते कि भाई हमें यहाँ पर दबाया जा रहा है या हमारे लिए यहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं है। गवर्नमेंट टाइम टू टाइम उनके लिए योजनाएं चलाती रहती है, तो ये भी एक बेटर चीज है जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर स्टेबिलिटी रहती है। साथ ही साथ गवर्नमेंट कभी भी आपके ऊपर शासन एक तरीके से इंपोज करने का ट्राई नहीं करती है। जैसे कि हम अगर चाइना और नॉर्थ कोरिया की बात कर ले तो वैसी सिचुएशंस यहाँ पर नहीं है, इसलिए भी जो जनता है उसको समस्याएं नहीं होती है। तो इसी को जानेंगे हम भैया न्यूज में क्यों है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड दी instability, not stability. So political instability and youth-led movements have stirred up in a new South Asian spring in recent year in South Asia. Youth protest against corruption, economic crisis, unemployment and the political instability have toppled government in countries like Nepal, Sri Lanka and Bangladesh. अब देखिए, अगर हम देखिए ये जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है उसके क्या रीजंस हैं, तो हमें पता चलेगा करप्शन इज द रीजन। करप्शन, ऐसा नहीं कि इंडिया में करप्शन नहीं होगा, इंडिया में भी करप्शन है, लेकिन अगर हम करप्शन के मुद्दे उठाते हैं तो सरकार हमारा मुंह बंद करने की कोशिश नहीं करती है। नेपाल में जो जनजेड आंदोलन हुआ वो क्यों हुआ, आपको रियल रीजन पता है? रियल रीजन ये था कि वहां का जो यूथ था वो सोशल मीडिया के माध्यम से जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के जो बच्चे हो जाते, जो पॉलिटिकल पार्टीज है, उनकी करप्शन को दिखा रही थी, उनकी लेविश लाइफ को शो कर रही थी। वो ये बता रही थी कि एक तरफ हमारे लिए नेपाली गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है और इनके बच्चे फॉरेन की ट्रिप्स मार रहे हैं, इनके बच्चे फॉरेन में पढ़ रहे हैं, ये खुद अपने BMW मर्सिडीज इसमें चल रहे हैं और देश की जनता के लिए, देश के लिए कुछ भी करने के लिए इनके पास पैसा नहीं है, इसलिए असंतोष बढ़ता गया। देखो, करप्शन के साथ साथ डेवलपमेंट चलता रहता है तो जितना असंतोष जनता में नहीं होता, लेकिन अगर करप्शन आप कर रहे हो, डेवलपमेंट बिल्कुल ही नीचे जा रहा है, देन प्रॉब्लम होगी। और ये यहां पर नेपाल में आपको देखने को मिला, इसलिए जनजेड आंदोलन इसको कहा गया। और इसलिए जो सोशल मीडिया बैन कर रहे थे लोग, यही रीजन था, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू उनके घोटाले उजागर किए जा रहे थे, इसलिए उन्होंने बोला कि सोशल मीडिया नहीं चलाने देंगे। और मुझे लगता है बहुत बेस्ट आंदोलन था। 24 घंटे, मात्र 24 घंटे में सरकार गिरा दी उन्होंने भाई।
आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा इस आंदोलन को लेकर के। प्लस आ जाते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यहां पर देखने को मिली, इस वजह से प्रॉब्लम्स यहां पर क्रिएट हुई, जो कि थोड़ा बहुत आपको इंडिया में भी देख, ऐसा नहीं कि इंडिया पूरी तरीके से 110% हर एक चीज में ठीक है, बट हाँ हम इसे थोड़ा अप एंड डाउन करके मैनेज करके चलते हैं, ये इंडिया की एक सबसे बड़ी खूबी हो जाती है। और अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात कर ले तो सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा हो जाता है, सेम टाइम पे वो आपका बहुत ज्यादा हार्ड भी है, सेम टाइम पे आपका बहुत ज्यादा वो नॉर्मल भी हो जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा रिजिड नहीं हम करके चल रहे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, चीजें हमने सभी के लिए मेंशन करके रखी है। तो इसलिए एक तरीके से जो हमारी डेमोक्रेसी है वो सभी के लिए है और वो दिखता है कि हम सभी के लिए वर्क कर भी रहे हैं। आगे आ जाते हैं इंडियाज डेमोक्रेसी हैज रिमेन स्टेबल एंड वाइब्रेंट एडमिट दीज इवेंट्स, और ये जितनी चीजें होती रही उस दौरान भी हमारी डेमोक्रेसी स्टेबल रही है। द वर्ल्ड इज लुकिंग एट इट्स अ मॉडल ट्रिपल गवर्नमेंट्स की बात कर लेते हैं। आगे आ जाते हैं यहाँ पर नेपाल जेनजेड जो चीजें हुई रेबेलियन, इनके बारे में बात करेंगे। ट्रम्पल इन नेपाल जेनजेड रिवोल्ट, रीजन क्या था? करप्शन था। 14 प्राइम मिनिस्टर चेंज्ड इन 16 इयर्स। अब आप देखो कि जिस देश में ऐसी चीजें रहेंगी तो बेचारे वहां के जो जेनजेड हैं और वहां के जो लोग हैं वो परेशान होंगे या नहीं होंगे। 14 प्राइम मिनिस्टर लास्ट 16 इयर्स में आपके बदले जा रहे हैं। स्टेबल गवर्नमेंट 5 साल की होती है, या कोई भी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं हो पाई, लोगों में असंतोष था इस वजह से। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इन्फ्लेशन रेट हाई होता जा रहा है, चीजें बहुत ज्यादा महंगी होती जा रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट चरम लेवल पर है नेपाल में, ठीक है। आगे आते हैं इन सितंबर 2025 प्रोटेस्ट स्टार्ट बाय द यूथ एज 13 to 28, इसीलिए इसको जेनजेड आंदोलन कहा गया। सोशल मीडिया #नेपो बेबी #नेपो किड्स, और यही एक चीज थी कि हमारे लिए तो आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट है और आपके बच्चे घूम रहे हैं, आपके बच्चे फॉरेन ट्रिप्स कर रहे हैं, आपके बच्चे फॉरेन में पढ़ रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ट्राई टू बैन सोशल मीडिया फ्यूल्ड एंगर फर्दर, और जैसे ही ये लोग सोशल मीडिया के थ्रू आकर के बताने लगे कि क्या चीजें हो रही हैं, तो गवर्नमेंट का एक डिसीजन इनके इस पूरे प्रोटेस्ट को और भी ज्यादा आगे बढ़ा देता है, एक फ्यूल की तरह वर्क करता है उसमें, और उसके बाद ये और भी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। एक्सपेक्ट जो वहां पर डेथ हुई अगर उसको हटा दिया जाए और आंदोलन शांतिपूर्ण किया जाता तो मुझे लगता है ये बहुत ही बेहतर था, लेकिन जो डेथ हुई इसके सपोर्ट में तो मैं नहीं हूं, ये गलत था। बाकी अगर आप शांतिपूर्वक अपनी बात कह रहे हो सरकार के सामने तो उसमें कोई भी बुराई नहीं हो जाती, और मुझे लगता है ये बहुत ही बेहतर चीज हो सकती थी अगर इसमें किसी की डेथ नहीं हो जाती। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, गोली चलाने का आदेश दे दिया, 14 से 17 बच्चे वहां पर मर गए, विच इज वेरी बैड। ये बहुत गलत डिसीजन था, और उसके बाद ही उनका आंदोलन और ज्यादा हिंसक हुआ। पहले तो वो शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे, फिर जब इन्होंने गोली चलाने का आदेश दे दिया वहां पर, तब जाकर के प्रोटेस्ट ज्यादा हिंसक हुआ। तो दोनों साइड से यहां पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रही। जेनजेड शांति से आंदोलन कर रहे थे, बट अंटिल अनलेस वो गोली चलाने का आदेश नहीं आता तो शायद इतना भी वो रिबेलियस नहीं होते। आगे आते हैं रिजल्ट्स क्या हुए। पार्लियामेंट वाज सेट ऑन फायर, पुलिस क्लैश लेड टू ओवर 72 डेथ्स एंड द गवर्नमेंट ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर केपी ओली शर्मा फेल, और पूरी तरीके से इनकी गवर्नमेंट गिर जाती है। और यहाँ पे जैसे डेथ का आंकड़ा आपको बताया जा रहा है 72 डेथ्स हुई है, पूरी जो अभी रिकॉर्ड की गई है। अभी और भी आपकी डेटाज आ रहे होंगे। आर्मी हैड टू बी डिप्लॉयड। सुशीला काकरी मेड इंटर्म फीमेल प्राइम मिनिस्टर एंड प्रॉमिसिंग टू द होल्ड इलेक्शंस इन द नेक्स्ट 6 months। सो अभी प्रेजेंट समय में जो यहाँ पर आपकी प्राइम मिनिस्टर बनाई गई है सुशीला काकरी बनाई गई। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बता दूं, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ये जो प्राइम मिनिस्टर चूज किए गए ना, ये भी सोशल मीडिया वोटिंग से चूज किए गए। यूथ ने चूज किया, जेनजेड ने चूज किया, सोशल मीडिया वोटिंग के थ्रू इनको चूज किया गया था। ये हिस्ट्री है सुशीला जी के बनने की, राइट, ये जो प्राइम मिनिस्टर बनी है। आगे आते हैं। दिस इज नेपाल्स बिगेस्ट अनरेस्ट इन इयर्स एंड रिफ्लेक्टिंग द फ्रस्ट्रेशन ऑफ द यूथ। नाउ श्रीलंका साइकिल ऑफ क्राइसिस, ये एक एक देश के बारे में बात करते हुए चलेंगे, फिर अपने देश तक आ जाएंगे कि भैया क्या क्या चीजें हैं और हम क्यों इतने स्टेबल हैं अभी तक। श्रीलंका में देखो सबसे वही एक इंपॉर्टेंट चीज और इंपॉर्टेंट मुद्दा अनएम्प्लॉयमेंट जो यहां पर रहा। एक्सिबेट्स इकोनॉमिक एंड दी सोशल इश्यूज बहुत ज्यादा आपके रहे। गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी इंडोर्स पब्लिक ट्रस्ट एंड स्टेबिलिटी, ये कायम नहीं कर पाई लोगों, जो यहाँ की गवर्नमेंट है वो पब्लिक पर अपना ट्रस्ट नहीं बना पाई, क्योंकि ये पॉलिसीज वैसे नहीं लेकर गया जिससे सरकार के प्रति किसी भी जनता का यहाँ पर एक तरीके से बिलीव बढ़ता या फिर उसको ट्रस्ट करते। रीजनल इंस्टेबिलिटी क्रिएट्स रिपल इफेक्ट्स एंड अनसर्टेनिटी,
ये यहां पर क्राइसिस का साइकिल रहा। यूथ अपराइजिंग अनविलिंगली द रूट कॉज, नेपाल प्रोटेस्ट इंस्पायर्ड बाय द बांग्लादेश मूवमेंट। जैसे मैंने बोला कि ये पूरी तरीके से आपको कुछ बांग्लादेश जैसा देखने को मिला, जिस तरीके से पीएम आवास पर कब्जा किया गया, सेट ऑन फायर पुलिस चौकियां, बिल्कुल जैसे शेख हसीना जी के साथ किया गया था, लूट मार मचाई गई, मॉल्स में लूट मचाई गई। ये तो सेम वैसे एक तरीके से हमने अडॉप्ट करा कहीं से थ्योरी और उसको इधर अप्लाई कर दिया। तो वही वाली चीजें हुई कि हमने बांग्लादेश से देखा और सीधे काम यहां पर हमने कर दिए। जॉबलेसनेस बहुत ज्यादा है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा यहां पर देखने को मिल रही है, करप्शन हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुका था, इसलिए उन लोगों को ये वर्क करने पड़े। आगे आते हैं, Why learn from India's democracy? अब ये सारी चीजें जब हमने देखी कि इतना अनरेस्ट मामला चल रहा है, बांग्लादेश में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ, नेपाल में क्या हुआ, तो अब इंडिया में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड को इंडिया से सीखना चाहिए। अगेन हम ये भी नहीं कहेंगे कि भाई इंडिया में सारी चीजें ठीक है, नहीं, इंडिया में भी अनएम्प्लॉयमेंट है, बट फर्दर एज आई टोल्ड यू कि साथ साथ चीजें चलती हैं तो थोड़ा सा जनता भी मैनेज होकर के चलती है। वही आ जाते हैं, तो देखते हैं द वर्ड एनालिसिस media international and reports is holding India as a model because it is a successful example for developing countries। जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको अगर देखा जाए तो भारत एक सक्सेसफुल मॉडल पेश कर रहा है, ठीक है। Amid instability in neighboring countries, India's democracy has remained stable and strengthened। Peaceful transfer to power, inclusive growth despite diversity, population and poverty। अब देखो हमारे इंडिया में जो सबसे अच्छी चीज है, एक तो अगर इंडिया की हम बात करें तो डाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा इंडिया में, फिर भी इतनी शांति है। रीजन इज दैट कि हमारे यहाँ पर आप देखोगे तो राज्य और केंद्र है, ठीक है, अलग अलग है, सेपरेट पावर्स हो जाती है, दोनों को काम करने का अधिकार दिया गया है। प्लस हमारे पास केंद्र के पास ज्यादा पावर आ जाती है जब किसी भी तरीके की आपकी आपातकालीन स्थिति होती है, राइट, तो उस टाइम हमारा केंद्र और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है, यानी कि चीजों को वो मैनेज कर लेता है। तो इस तरीके से जो मैनेजमेंट वाली चीजें वो चलती रहती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो हमारे यहाँ पर जो न्यायपालिका है उसको हमने सर्वोपरि रख रखा है। जुडिशियल सिस्टम सारी चीजों से बिल्कुल अलग है, उस पर किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। इस वजह से भी यहाँ पर जिसको भी लगता है कि मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है, वो तुरंत जुडिशरी में जाता है और उसको लगता है मेरे को यहाँ पर न्याय मिल पाएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज हो रही है। जुडिशियल हमारा पूरी तरीके से फ्री है, स्टेट एंड आपका जो सेंट्रल है उसको अलग अलग पावर सेपरेशन है। अगर कभी भी कुछ इस तरीके की स्थितियां आती हैं, आपकी मतलब स्थितियां आती हैं कि भाई समस्याएं हो रही है, तो वहां पर बैलेंस कर लिया जाता है केंद्र के द्वारा सारी चीजें, तो वो आपकी प्रॉब्लम्स इस तरीके से बिगर नहीं होती हैं। प्लस जितने भी माइनॉरिटीज हैं उनको अधिकार दिए गए हैं, वोटिंग राइट्स हैं सबके पास। जब पहले बहुत सारे देशों ने ये वर्क नहीं किया था कि महिलाओं को और जो माइनॉरिटीज है उनको वोटिंग राइट्स दिए थे, उससे टाइम इंडिया ने वोटिंग राइट्स दे दिए थे इन इंडिया। तो ये जो स्टेप्स हम लेते हैं ना, इसकी वजह से हमारी डेमोक्रेसी कूल बनी रहती है, शांत बनी रहती है। प्लस हमारे यहाँ पर इस तरीके से भी रिजिड नहीं किया जाता है कि भाई आप एक्सपोज करो तो आपके ऊपर अलग टाइप का एक इंपोज किया जाए प्रेशर, तो वो सारी चीजें भी नहीं होती हैं, राइट। अगर आपकी जो यूथ है वो किसी चीज को कहना चाहती है, कुछ बताना चाहती है, तो गवर्नमेंट उसको सुनती भी है, इसलिए और भी ज्यादा यहाँ पर जो चीजें हैं वो क्रिएट नहीं हो पाती हैं। नाउ इंडियाज डेमोक्रेसी, हिस्टोरिकल स्टेबिलिटी एंड दी पीसफुल डेमोक्रेसी। अगर हम बात करें तो ये हमारी हिस्ट्री में ही हमें देखने को मिलेगा। हिस्टोरिक अगर आप देखोगे ना, तब से ही हिस्टोरिकल हमें पीसफुल देखने को मिलेगा, जब से हम आजाद हुए हैं तब से ही हमारे यहाँ पर किसी भी ऐसी तरीके की चीजें नहीं देखने को मिली। वहीं अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री की बात कर ले तो वो हिस्टोरिकली अनपीसफुल एक नेशन हो जाता है, और वहां पे अभी तक अनस्टेबल गवर्नमेंट इसी वजह से बनी हुई है। पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर सिंस 1947, आराम से हमारे यहाँ पर हर साल वोट होते हैं, हर साल जो पावर है वो ट्रांसफर करी जाती है हर 5 साल में, तो ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएशन जो है वो ना के बराबर है। इंक्लूसिव ग्रोथ एंड दी पॉवर्टी एलिवेशन, पॉवर्टी एट लोवेस्ट लेवल। प्रेजेंट समय में जो 2025 में हमारा पॉवर्टी लेवल है वो हो जाता है आपका 11.01% पॉवर्टी लेवल। जब हम आजाद हुए थे ना 1947 में, तब ये आपका 70 पॉइंट के आसपास था, 70.11 के आसपास, जो अभी हमारा 11.1% के आसपास हो जाता है। प्रोग्रेस इन हेल्थ एंड एजुकेशन, हम देखो कितनी सारी आयुष्मान भारत लेकर के ऐसी योजनाएं चलाई जा रही है सरकार, ठीक है, 5 लाख तक आपको कैशलेस इलाज दिया जाएगा। इसमें आपके बूढ़े सभी वर्ग के लोगों को शामिल किया गया। क्या ऐसा है कि सिर्फ एक वर्ग के लोग, पॉलिटिशियन या किसी को शामिल किया जा रहा है? नहीं, सब शामिल हो गए इसमें। तो क्यों किसी वर्ग में इतना ज्यादा असंतोष फैलेगा जब सरकार सबके लिए बराबर काम कर रही है, राइट। आगे आते हैं, इन इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथन एंड द डाइवर्सिटी मैनेजमेंट, रिप्रेजेंटेशनल फॉर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, रीजनल इंपैक्ट हमें यहां पर ये देखने को मिलता है इस तरीके से।
तो ये सारी चीजें हैं जो हमारी डेमोक्रेसी को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना रही है, हमारी डेमोक्रेसी को पावरफुल बना रही है, हमारी डेमोक्रेसी में पीस बनाए रख रही है। तो और इसी वजह से हमारा जो नेशन है वहां पर शांति बनी रहती है, और इसीलिए हमारे यहाँ पर इस तरीके से विद्रोह उत्पन्न नहीं हो रहे। देखिए, विद्रोह तभी होगा जब आप जनता की बातों को नहीं सुनोगे, जनता के जो कंसर्न्स उनको सॉल्व नहीं करोगे। हमारे भारत देश में क्या है, शुरुआत से ही इतिहास में अगर हम उठा करके देखें, शांति है, तब से जनता की बातों को सुना जा रहा है, अभी भी सुना जा रहा है। कुछ ऊपर नीचे चीजें होती हैं तो उसको मैनेज कर लिया जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज इतनी भी लो नहीं चली जाती हैं कि भाई एक दूसरे को इतना गिराने के चक्कर में जनता के साथ गलत करने लगे, जनता का सपोर्ट करती है। तो इसी वजह से चीजें हमारी बेटर बनी हुई हैं। बाकी आप सभी के अगर कोई सजेशंस हैं, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फर्दर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। इफ यू हैव एनी सजेशंस प्लीज मुझे बताइए, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।